जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू डिफेंस मैवरिक्स। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी जियो पॉलिटिकल सीरीज, जो कि मेनली एम्ड होगी आपके एसएसबी इंटरव्यूज़ में। आप सबको जैसा कि पता है कि इंटरव्यूज़ में जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है या फिर जो आपका जीडीओ में जीडी और लेक्चरेट होता है, वहाँ पे जियो पॉलिटिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी टॉपिक्स आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर एसएसबी, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड इन दीज थिंग्स। ओके, तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक। ओके, दैट इज गोइंग टू बी द इंडिया चाइना रिलेशंस। ठीक है, बट उसके पहले जियो पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो जियो पॉलिटिक्स का एक थंब रूल हम याद करके चलते हैं, विच इज गोइंग टू बी देयर इन ईच एंड एवरी वीडियो, या फिर दैट इज द थंब रूल फॉर जियो पॉलिटिक्स, कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और enemies in geopolitics. There are only permanent interests. ठीक है, तो इस चीज़ के साथ हम शुरुआत करते हैं कि जियो पॉलिटिक्स समझने के लिए कि कोई भी कंट्री बेस्ड ऑन द सिचुएशन या तो हमारा फ्रेंड होता है या तो हमारा एनिमी होता है। ठीक है, अगर उस कंट्री की पॉलिसीज हमारे कंट्री के पॉलिसीज के साथ अलाइन कर रही है, देन दैट इज अ फ्रेंड। बट अगर उस कंट्रीज की पॉलिसी नहीं कर रही है तो देन दैट बिकम्स अ एनिमी कंट्री। ओके, नॉट एनिमी बट बेसिकली एडवर्सरी कंट्री। ठीक है, तो दिस इज द थंब रूल जो हम याद रखेंगे। तो हाउ डू वी स्टार्ट? ऑब्वियसली किसी भी कंट्री के साथ अगर रिलेशंस देखें तो हम उसके हिस्टोरिकल, ओके, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, राइट, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स और जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, एंड इन डिफरेंट एरियाज में कवर करके वी विल डेवलप अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अराउंड दीज टॉपिक्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ इंडिया चाइना कल्चर। तो अगर हिस्ट्री में देखें तो इंडिया और चाइना रिलेटेड थे बुद्धिज्म के थ्रू। ओके, बुद्धिज्म के थ्रू, बिकॉज फ्रॉम इंडिया बुद्धिज्म स्प्रेड टू चाइना। इंडिया में गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म की शुरुआत की, एंड आफ्टर दैट Chinese travelers like Huyen Sang, who is known as the forebringer of Buddhism to China, वो आते हैं इंडिया में। ओके, और इंडिया में वो नालंदा यूनिवर्सिटी में पहले तो एक स्टूडेंट की तरह रहते हैं और बाद में एक टीचर भी रहते हैं। एंड देन ही टुक्स द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध बैक टू चाइना एंड ही स्प्रेड इट। ओके, तो ऐसे करके हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज रहे हैं हमेशा चाइना के साथ। ठीक है, बेसिकली बुद्धिज्म के कारण अ लॉट ऑफ चाइनीज ट्रैवलर्स इवन टुडे कम टू इंडिया, स्पेशली इन एरियाज जहाँ पे जैसे सांची मध्य प्रदेश हो गया या बोध गया बिहार हो गया, यहाँ आके वो अपने कल्चरल टाइज को रिलीव करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ अबाउट एंशियंट हिस्ट्री। थोड़ा और अगर देखें तो जो एंशियंट सिल्क रूट था, जो ट्रेड रूट था चाइना से यूरोप के बीच में जाता हुआ, वो भी इंडिया से होके जाता था। ऑब्वियसली ये जो पार्ट है जो आज के टाइम पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का है, कभी इंडिया का हुआ करता था, और जो चाइनीज ट्रैवलर्स भी थे वो इसी रूट के थ्रू इंडिया में एंटर करते थे, मेनलैंड इंडिया में भी, आज का जो इंडिया है। ओके, इन चीज़ों को यूज़ करके और इस रूट को यूज़ करके हम काफ़ी ट्रेड भी करते थे, और ऑब्वियसली चाइनीज से ट्रेड भी रहा था। ये वाला पार्ट ब्लॉक था बिकॉज ऑफ द हिमालयाज, एंड दैट्स वाई आप देखेंगे कि चाइनीज इस जगह से ऐसा इतना घूम के यहाँ आया करते थे। ऑलराइट, देन अगर इफ वी सी फर्दर, तो थोड़ा और आगे आते हैं। बीच की हिस्ट्री उतनी अच्छे से रिकॉर्डेड है नहीं। देन केम व्हेन द ब्रिटिश केम। ठीक है, व्हेन द ब्रिटिश केम तो दे ऑल्सो कॉलोनाइज्ड बोथ द प्लेसेस, इंडिया और चाइना। ठीक है, और जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज हुआ था दैट वाज द ओपियम वॉर्स बिटवीन द ब्रिटिश एंड द चाइनीज। हुआ क्या था कि ब्रिटेन वाले लोग जो थे वो बिहार, उड़ीसा, बंगाल के रीजन में ओपियम की खेती किया करते थे। ओके, एंड देन दे यूज्ड टू सेल दिस ओपियम इन चाइना। और होता क्या था दैट लोगों को वहां पे नशे में रख के वहां के लोगों को कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, दैट्स हाउ द ब्रिटिश ऑपरेटेड, और जिसके कारण ओपियम वॉर्स हुए थे। बट आफ्टर दिस टाइम मोस्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश टुवर्ड्स चाइना वाज अ लिटिल
नॉन इंटरेस्टेड, वो उतना इंटरफेयर नहीं किए। फिर उसके बाद द डायनेस्टीज इन चाइना बेसी। जो मेजर हमें देखना है वो देखना है फ्रॉम द इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड चाइना गॉट इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है 1947 में और चाइना को इंडिपेंडेंस मिलता है 1949 में। ठीक है, अब पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू हमारा क्या था, हमारा कोल्ड वॉर का एरा था। ठीक है, बट इंडिया ने एक नॉन अलाइंड पॉलिसी अपनाई। कोल्ड वॉर में क्या था बेसिकली, कोल्ड वॉर वॉज बिटवीन यूएसए एंड द यूएसएसआर। यूएसए कैपिटलिज्म में बिलीव करता था, ठीक है, और वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज बनाना चाहता था, और यूएसएसआर सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में बिलीव रखता था। ठीक है, तो इंडिया ने क्या अपनाया, नॉन अलाइंड पॉलिसी, कि ना तो हम कैपिटलिस्ट लोगों के साथ जाएंगे ना तो हम सोशलिस्ट लोगों के साथ जाएंगे। बट चाइना ने यूएसएसआर ब्लॉक ज्वाइन किया था। ठीक है, कम्युनिस्ट ब्लॉक ज्वाइन कर लिया था चाइना ने। अब इंडिया ने ये नॉन अलाइंड पॉलिसी क्यों शुरू की, बिकॉज अभी अभी हम एक वेस्टर्न देश से आज़ाद हुए हैं। हम यूरोप से आज़ाद हुए हैं, हम ब्रिटेन से आज़ाद हुए हैं। तो हम वापस से किसी एक बड़े मेजर सुपर पावर के अंडर काम नहीं करना चाहते थे। रादर what Indians wanted was to develop a एशियन पावर ब्लॉक। ठीक है, एशियन पावर ब्लॉक बनाना चाहते थे हम। और उसके लिए द मोस्ट और द बिगेस्ट कंट्री दैट वी हैड इन आवर आईज वाज चाइना। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे रिलेशंस की। हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्हें एक एशियन सुपर पावर बना रही थी। ठीक है, बट उसके लिए जो बाकी कंट्रीज थे, फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, जापान, ये अभी अभी वर्ल्ड वॉर टू के इफेक्ट से निकल रहे थे, तो दैट्स वाई ये उतने अच्छे ऑप्शंस रहे नहीं। फिर उसके बाद नेहरू जी ने शुरू किया हिंदी चीनी भाई भाई का नारा। ओके, कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं एंड वी आर ट्राइंग टू अपीज चाइना हियर। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू अपीज चाइना हियर। क्यों, क्योंकि इस भाई में बड़ा भाई वॉज, ओके, द एल्डर ब्रदर वॉज हुम, इट वॉज चाइना। तो इंडिया ट्रीटेड चाइना एज अ एल्डर ब्रदर ऑन दैट टाइम। ठीक है, बिग ब्रदर बुलाता था। ओके, और चाइना क्या था कि चाइना ने ना तो इसे अप्रूव किया था और ना ही इसे पूरी तरीके से रिजेक्ट किया था। चाइना हैज ऑलवेज बीन एम्बिगुअस अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, बट फाइनली 1954 में हमने जाके चाइना के साथ कुछ साइन किया, जैसे हम कहते हैं द पंचशील अग्रीमेंट। ठीक है, पंचशील अग्रीमेंट क्या था, दैट वो 5 एस्पेक्ट्स पे फोकस करता था, विच वाज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी, mutual non-interference in each other's internal affairs, equal and mutual benefit working relationships, mutual non-aggression और peaceful coexistence। ये पंचशील ही बाद में जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का रीजन बना, या फिर ये अग्रीमेंट को यूज करके चाइना ने बहुत सारी अग्रेशन पॉलिसीज थी। ठीक है, तो ये भी हम समझेंगे कैसे। देन एक और चीज होता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जब फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसमें जब हम परमानेंट मेंबर्स की स्थापना कर रहे थे, तो एट दैट टाइम यूएसए वाज वांटिंग दैट इंडिया ज्वाइन कर ले। कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहा था कि इंडिया ज्वाइन करे, क्योंकि उन्हें एशिया से भी एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए था, एंड दे डिड नॉट वांट चाइना टू बी अ पार्ट ऑफ इट। दे डिड नॉट वांट चाइना टू बी अ पार्ट ऑफ इट। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, चाइना यूएसएसआर ब्लॉक की तरफ था, है ना। तो यूएसए डिडंट वांट चाइना टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट इंडिया लेफ्ट इट यूनानिमसली। ठीक है, इंडिया लेफ्ट इट फॉर चाइना भाई। और जैसे एक लेटर है जवाहरलाल नेहरू का, वो यहाँ पे इन्होंने लिखा है दैट इनफॉर्मली सजेशंस हैव बीन मेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स दैट चाइना शुड बी टेकन इनटू द यूनाइटेड नेशंस बट नॉट इन द सिक्योरिटी काउंसिल, and that India should take her place in the Security Council. We cannot, of course, accept this as it means falling out with China, and it would be very unfair for a great country like China not to be in the Security Council. We have therefore made it clear, those who suggested that we cannot agree to this suggestion, we have even gone a little further and said that India is not anxious to enter the Security Council at this stage. Okay, ये एक ऑफिशियल लेटर से निकाला गया है। तो
इंडिया ने यूएनएससी की सीट छोड़ दी थी चाइना को। क्यों? बस चाइना को अपीज करने के लिए, ताकि हम एक एशियन पावर ब्लॉक बना सके। ठीक है, एशियन पावर ब्लॉक बना सके। और भी चीज़ें हुई, फॉर एग्जांपल चाइना ने कुछ हरकतें की, जैसे नॉर्थ कोरिया को प्रवोक करने की, या फिर तिब्बत पे अटैक करने की, हांगकांग पे अटैक करने की। तो इस टाइम पे जब यूएसए ने एक्शंस लेने चाहे चाइना के अगेंस्ट इन द यूएन, तो इंडिया वोटेड अगेंस्ट इट। ठीक है, इंडिया वोटेड अगेंस्ट इट। एंड इंडिया बीइंग द यू नो हेड ऑफ द एनएएम, नॉन अलायंस मूवमेंट का जो हेड था, तो और भी जितने कंट्रीज थे इंडिया के साथ, वो सारों ने भी वोटिंग अगेंस्ट कर दिया। बिकॉज ऑफ इट चाइना को एक अग्रेसिव स्टेट घोषित नहीं कर पाया यूएसए। ठीक है, चाइना को एक अग्रेसिव स्टेट ही नहीं घोषित कर पाया यूएसए। एंड दैट रिलेटेड टू बिटर रिलेशंस बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। यहाँ से रिलेशंस और बिटर होने शुरू हो गए, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी यूएसएसआर की तरफ टिल्टेड था। इट यूज टू से दैट हम किसी की तरफ नहीं है, बट इंडिया का यूएसएसआर या सोशलिज्म की तरफ टिल्ट जरूर था। ठीक है, दैट वाज क्लियरली सीन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सोशलिस्टिक था। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशंस थोड़े बेटर शुरू हुए। एंड दैट्स वाई यूएसए ने यूज करना शुरू किया पाकिस्तान को फंडिंग करना, ताकि इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जा सके। ओके, बिकॉज इंडिया वाज नॉट हेल्पिंग यूएसए इन काउंटरिंग चाइना। ठीक है, बट थोड़ा चेंज कब होता है इंडिया चाइना रिलेशन में? तिब्बत इशू के कारण। अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे कि नहीं, चाइना बहुत अच्छा है, चाइना हमारी मदद करेगा, चाइना के साथ हमें कोऑपरेशन बढ़ाना है। और शायद इसमें इस प्यार में वो थोड़े अंधे हो चुके थे कि वो सही गलत देख ही नहीं पा रहे थे। जब तिब्बत का एनेक्सेशन हुआ, तिब्बत ने चाइना ने तिब्बत पे अटैक कर दिया। ठीक है, तो होता क्या है कि तिब्बत पे थोड़ा, मतलब थोड़ा बहुत कंट्रोल हमारा भी था। कंट्रोल तो नहीं, बट कह सकते हैं क्लेम हमारा भी था। बट यूनानिमसली हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तिब्बत को या फिर तिब्बत के किसी भी पार्ट को इंडिया का पार्ट बनाने में हमने कोई भी सहमति नहीं दी। ओके, और जब इंडिया ने क्लेम नहीं किया तो तिब्बत वेंट टू चाइना। और फिर क्या होता है, चाइना ने जेनोसाइड शुरू कर दिए 1960s के आसपास तिब्बत में। तिब्बत को एनेक्स करने के बाद 1960s में चाइना ने तिब्बत में बेहद बहुत बड़े रूप पे जेनोसाइड शुरू किया। ठीक है, और इसके कारण हुआ क्या कि वहाँ के जो दलाई लामा थे, ओके, वहाँ के जो दलाई लामा थे, ही फ्लेड टू इंडिया। He fled to India and asked for a refugee and asked for a asylum. और इंडिया ने दलाई लामा को असाइलम दे दिया। ठीक है, दलाई लामा आए कहाँ से थे? ही केम थ्रू लहासा और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते वो इंडिया में आए थे। तो दलाई लामा को असाइलम दे दिया गया। अब दिस थिंग वॉज नॉट टेकन इन गुड बुक्स बाय चाइना। चाइना ने क्या बोला है कि आपने पंचशील अग्रीमेंट तोड़ दिया। ठीक है, आपने पंचशील अग्रीमेंट तोड़ दिया। कैसे? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पंचशील में एक क्लॉज था विच सेड म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ ईच अदर कंट्रीज। और चाइना तिब्बत इशू को अपना इंटरनल मैटर मानता था, और वहाँ के हेड को, तिब्बत के हेड को असाइलम देना was समथिंग चाइना डिड नॉट टेक इन गुड लाइट। अब इसके कारण चाइना ने अक्यूज किया इंडिया को कि आप पंचशील अग्रीमेंट तोड़ रहे हैं, तो अब हम भी करेंगे। और चाइना ने क्या किया इसके बाद? चाइना ने बॉर्डर्स पे रोड कंस्ट्रक्शन एंड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी। ठीक है, उस टाइम के आर्मी जनरल्स ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोला कि चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर एन अटैक, बट हमारे प्राइम मिनिस्टर यूफोरिज्म में या फिर ऑप्टिमिज्म में उन्होंने क्या किया? उन्होंने फोर्सेस को वापस बुला लिया। द फोर्सेस वेयर कॉल्ड बैक फ्रॉम द चाइनीज बॉर्डर। ठीक है, द फोर्सेस वेयर कॉल्ड बैक फ्रॉम द चाइनीज बॉर्डर। एज अ रिजल्ट क्या होता है? 1962 वॉर होता है। ठीक है, 1962 वॉर होता है, एंड इसमें इंडिया को एक बहुत बड़ा डिफीट का सामना करना पड़ा। ठीक है, इनफैक्ट इसके पहले 1960 में चाइना ने एक मैप भी रिलीज किया था,
जिसमें उन्होंने वेस्टर्न बॉर्डर और इधर अरुणाचल को अपना पार्ट बोला था। और उन्होंने बोला था कि अगर आप अरुणाचल को दे दे, ओके, तवांग वाले एरिया को दे दे, तो आप अक्साई चीन से उसे स्वैप कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली हमने उसे नहीं माना। Finally, all these led to the Sino-India War of 1962 or the Indo-China War of the 1962, जो कि हमारे वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर पे हुआ था। उस टाइम पे सिक्किम हमारा पार्ट नहीं था, ठीक है, सिक्किम वाज नॉट अ पार्ट, सिक्किम बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया इन 1975 ओनली, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख वाले रीजन में हमारा मेन ये वॉर चला था, ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे, विच इंडिया लॉस्ट बैडली। What were the reasons that India lost badly? Because कोई डिफेंस एक्सपेंडिचर हो नहीं रहा था, ठीक है, नो एक डिफेंस एक्सपेंडिचर कोई क्योंकि जवाहरलाल नेहरू आफ्टर 1950, ओके 1950 बेसिकली जो वर्ल्ड वॉर के बाद वाला एरा था, उसमें मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स इस थॉट प्रोसेस में थे कि हमें आर्मीज नहीं बढ़ानी है, आर्मी ने ऑलरेडी बहुत डिस्ट्रक्शन कर दिया है। तो अब नाउ सिंस वी आर अ पीसफुल नेशन, तो हमें आर्मी की ज़रूरत नहीं है। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर वेंट डाउन हमारा। उसके बाद राशन सप्लाई जो था, दैट वाज नॉट ऑन प्लेस। आफ्टर दैट क्लोथिंग, ओके, इट इज सेड दैट मेनी ऑफ द सोल्जर्स दे यूज टू फाइट इन दैट कपड़े वाले जूते जो होते हैं, उसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के कारण हमें बहुत बड़ा ब्लो लगा। एंड चाइना टुक अवे द अक्साई चिन रीजन, ठीक है, अक्साई चिन रीजन, एंड इनफैक्ट दे केम अंडर समवेयर हियर ऑल्सो, बट देन दे वेंट बैक, दिखा के कि देखो हम क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद इंडिया गॉट अ बिग ब्लो, इंडिया गॉट अ वेरी बिग ब्लो, एंड इंडिया स्टार्टेड थोड़ा थोड़ा बिल्डिंग अप। देन द पीरियड फ्रॉम 1962 टू 1971, ये जो पीरियड था, यहाँ पे चाइना इंडिया को एज अ समथिंग नॉन अग्रेसर या फिर नॉन थ्रेट की तरह लेता था, ओके, कि इंडिया अब एक थ्रेट नहीं रहा, ठीक है, जो भी बहुत कर रहा था अब वो एक कमजोर कंट्री हो चुका है, हमने उसे कुचल दिया है, इट इज नो मोर अ थ्रेट। बट देन सर्टेन थिंग्स हैपेंड आफ्टर 1971, सर्टेन थिंग्स हैपेंड, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले एक बार चाइना के साथ बॉर्डर्स को समझ लेते हैं, ओके, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल चाइना के बॉर्डर्स को हम चार नाम से जान सकते हैं, ठीक है, चार नामों से जान सकते हैं क्या। एक तो हो गया हमारा मैकमोहन लाइन, एक हो जाएगा हमारा जॉनसन लाइन, ठीक है, जॉनसन लाइन, देन वी हैव द मैकार्टनी, ओके, मैकडोनल्ड लाइन, एंड वी हैव द एलएसी, ठीक है, एंड वी हैव द एलएसी। अब इतना कंफ्यूजन है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन सा बॉर्डर कहाँ पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंडिया का ईस्टर्न सेक्टर है, उस बॉर्डर को हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं, ठीक है, इवन जो सिक्किम वाला बॉर्डर है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैकमोहन लाइन। तो ईस्टर्न सेक्टर वाला बॉर्डर मैकमोहन लाइन हो गया, दैट मीन्स मैकमोहन लाइन कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। अब इंडिया का जो मैप दैट इंडिया क्लेम्स, ये फुल मैप जो इंडिया क्लेम करता है, उसकी जो बाउंड्री है, दिस वन, उसकी जो ये बाउंड्री आपको दिख रही है यहाँ पे, दिस वन इज कॉल्ड एज द जॉनसन लाइन, ठीक है, ये जो बाउंड्री दिख रही है इसको जॉनसन लाइन बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज द इंडियाज क्लेम लाइन बेस्ड ऑन द जॉनसन लाइन ऑफ 1865। जो ब्रिटिश बना के गए थे एक जॉनसन लाइन, दैट वाज चाइना और इंडिया के बीच में एक बफर स्टेट तिब्बत को लगा के, वो जॉनसन लाइन इंडिया अपना ऑफिशियल बॉर्डर मानता है, और क्यों ना माने, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। बट उसके बाद चाइना बोलता है दैट वी डू नॉट अग्री ऑन जॉनसन लाइन, ठीक है। चाइना कुछ हद तक अग्री करता है इवन टू द मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन। मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन कहाँ है? अब अगर आप देखेंगे ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन विच वॉज इनफॉर्मली एक्सेप्टेड बाई चाइना। चाइना इसको मानता था कि हाँ ये हमारा बॉर्डर है इंडिया के साथ, बट इंडिया जॉनसन लाइन को मानता था। बट आफ्टर दैट क्या हुआ, आफ्टर 1962 वॉर, चाइना पुश्ड इवन फर्दर, ओके, चाइना पुश्ड इवन फर्दर। और ये जो अब आप रेड लाइन देख रहे हैं यहाँ पे 1960 के बाद,
ओके, चाइना यहाँ तक पुश करके पहुंच गया, एंड दिस रेड लाइन इज नाउ कॉल्ड एज द LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और आज के टाइम पे इंडियन ट्रूप्स LAC के इधर हैं और चाइनीज ट्रूप्स LAC के दूसरे पार है। ठीक है, तो जो कंट्रोल्ड टेरिटरी दैट इज देयर वो LAC के पास है। ऑलराइट, तो दिस ये ब्लैक वाला लाइन ये हो गया हमारा जॉनसन लाइन। चाइना जो मानता था वो मानता था मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन को, बट दे पुश्ड इवन फर्दर, एंड अब वो LAC को अपना बॉर्डर मानता है, दैट दिस इज आवर बॉर्डर। ठीक है, तो फिर देन जैसा बताया 1962 से 1971 इंडिया वाज परसीव्ड एज अ नॉन थ्रेट आफ्टर लूजिंग इन वॉर एंड द डेथ ऑफ सेवरल PMs इन ऑफिस, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही ऑल्सो डाइड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, फॉलोड बाई आपका लाल बहादुर शास्त्री। ओके, शास्त्री जी नेहरू जी दोनों ही ऑफिस में मारे गए अपने कार्यकाल में, एंड दैट्स वाई थोड़ा सा इंडिया वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम। ओके, बट उसके बाद देयर केम सीरीज ऑफ इवेंट्स जिसके बाद चाइना ने वापस से इंडिया को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। द फर्स्ट वाज द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971। 1971 में क्या होता है कि ऑब्वियसली जैसा कि हम जानते हैं बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया गया फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, राइट। और इस वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था चाइना एंड इवन आपका USA। ठीक है, और बांग्लादेश को आज़ाद कराने के बाद पाकिस्तान बिकेम वेरी वेरी फ्यूरियस कि दिस इज नॉट समथिंग दैट वी वांट। ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग दैट वी वांट। तो चाइना और पाकिस्तान बेसिकली चाइना के साथ मिलकर इंडिया को एक सबक सिखाना चाहता था, और उसके लिए दे वांटेड टू कट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, दे वांटेड टू कट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इंडिया। उन्होंने बोला कि आपने मेरे से एक पार्ट मेरा ले लिया, हम भी आपसे आपका एक पार्ट ले लेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में वो बहुत अग्रेसिव हो गया विथ चाइना, बट चाइना USA और पाकिस्तान सबके नाक के अंदर से हमने सिक्किम को अपना पार्ट बना लिया। कैसे? सिक्किम यूज टू बी अ प्रोटेक्टोरेट स्टेट। ठीक है, सिक्किम यूज टू बी अ प्रोटेक्टोरेट स्टेट। प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब क्या है कि इंटरनल मैटर्स जो सिक्किम का था दैट वाज हैंडल्ड बाय द इंटरनल गवर्नमेंट, बट एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, मिलिट्री हो गया, डिफेंस हो गया, वो इंडिया हैंडल करता था। बट व्हेन इंडिया केम टू नो अबाउट दिस, तो रॉ एंड अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज इन सारों ने मिलके वहाँ की जो डायनेस्टी थी द चोग्याल्स, ठीक है, उनको मनाया और वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद सिक्किम में एक रेफरेंडम होता है, रेफरेंडम दैट इज पब्लिक अपील। ठीक है, जिसको 97 और ऑलमोस्ट 98% वोट्स ने पास किया, एंड सिक्किम ऑफिशियली बिकेम अ स्टेट ऑफ इंडिया। पहले इंडिया सिक्किम को इंडिया में लिया गया थ्रू द 35th अमेंडमेंट, एंड देन थ्रू द 36th अमेंडमेंट सिक्किम वाज मेड टू अ फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कब हुआ? 1975 में। उसके पहले 1974 ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, apart from the P5 members of the UNSC, that is USA, UK, China, France, and England, India became the sixth country, only sixth country in the world to conduct a successful nuclear test at Pokhran। उसे क्या बोला जाता था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो ये जो इतने सारे इवेंट्स एक साथ हुए, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ठीक है, विच लेड टू द लार्जेस्ट सरेंडर एवर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू, देन ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, इंडिया वॉज नाउ अ न्यूक्लियर स्टेट, देन सिक्किम को सबके नाक के नीच से इंडिया ले जाके अपना स्टेट बना लिया। आफ्टर दिस चाइना स्टार्टेड टेकिंग इंडिया सीरियसली। ओके, आफ्टर दिस चाइना स्टार्टेड टेकिंग इंडिया सीरियसली। और अब क्या हुआ है कि इंडिया के रिलेशंस चाइना से भी खराब हो चुके हैं, पाकिस्तान से भी खराब हो चुके हैं, USA से तो खराब थे ही, एक लौता बचा था USSR। बट हुआ क्या, 1991 में USSR का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, और USSR का डिसइंटीग्रेशन जैसे होता है तो इंडिया वाज ऑलमोस्ट ऑर्फन्ड। इंडिया वाज ऑलमोस्ट ऑर्फन्ड कि अब क्या करें, किसके पास जाए। तो फिर
थोड़ा बहुत चेंजेस होता है इंडिया और यूएसए रिलेशंस में आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स दैट वर बॉट इन 1991-92। इंडिया लाता है अपना लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यानी इंडिया अपने सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स से थोड़ा ग्लोबलिज्म एंड प्राइवेटाइजेशन दैट इज कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, इंडिया वॉज ओपनिंग इट्स मार्केट नाउ टू द वर्ल्ड। बहुत लोग बोलते हैं दैट इंडिया ने अपने मार्केट्स को क्लोज रखा था, अगर ओपन करके रखते तो हो सकता है वी वुड हैव प्रोग्रेस्ड मच फास्टर, राइट। बट आप खुद सोचिए कि इंडिया को 200 सालों तक एक ट्रेडिंग कंपनी ने ही तो लूटा था, एंड इतने सारे वर्ल्ड वॉर्स और सब कुछ चल रहे हैं, उसमें इंडिया डिड नॉट वांट कि वो वापस से किसी के चंगुल में आ जाए। जब एक पौधा छोटा होता है और थोड़ा टूट गया होता है तो उसे एक प्रोटेक्शन में रखा जाता है तब तक वो थोड़ा स्टेबल हो जाए, और उसके बाद वो प्रोटेक्शन हम हटा सकते हैं। तो इंडिया ने फाइनली अपने मार्केट्स खोले 1991-92 में, आफ्टर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया क्योंकि वो सोशलिज्म पे चल रहा था। तो अब नाउ यूएसए स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्टेड इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि यूएसए को एक बहुत बड़ा मार्केट मिला इंडिया में। ऑन टॉप ऑफ दैट यूएसए फाउंड द अपॉर्चुनिटी इन इंडिया एज अ एंटी ऑफ चाइना, या एज अ काउंटर ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना वॉज समथिंग दैट वॉज चैलेंजिंग यूएसए's हेगेमनी नाउ। देखो, 1991 तक यूएसए को कौन चैलेंज कर रहा था? यूएसएसआर। बट अब ये यूएसएसआर खत्म हो चुका है, तो अब नाउ विच इज हु इज द बिगेस्ट चैलेंजर ऑफ यूएसए? इट इज चाइना। और चाइना को अगर काउंटर करना है देन हु कैन बी द बेस्ट बेट फॉर यूएसए? इट वॉज इंडिया। तो यहाँ से यूएसए का बेसिकली चेंज हुआ पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इंडिया, और उन्होंने कुछ कोशिश की जिसे कहते हैं एशिया पिवट पॉलिसी। ठीक है, एशिया पिवट पॉलिसी, जहां पे उन्होंने एशियन रीजन से काफ़ी ज़्यादा अपने टाइज बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, बाय यूएसए टू मेक इंडिया एज अ बफर स्टेट अगेंस्ट चाइना। ओके, इंडिया ने क्या किया, इसे अपने एडवांटेज की तरह यूज़ किया। इसको डिफेंस में जितनी सारी डीलें हमें चाहिए थी, ऑयल में, एनर्जी में, हम बहुत ज़्यादा खरीद रहे थे यूएसए से। ठीक है, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डील्स एक्सेट्रा। सो फ्रॉम हियर न्यू फेज ऑफ इंडिया यूएसए रिलेशन स्टार्टेड। व्हाई? जस्ट टू काउंटर चाइना। इंडिया वाज यूजिंग दिस, बट एज अ रिस्पॉन्स, ठीक है, चाइना भी तो कुछ करेगा। इंडिया ने देन, हाँ, इंडिया यूएसए और चाइना, इंडिया यूएसए जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर देन एक क्वाड ग्रुपिंग भी बना दी। व्हाट इज दिस क्वाड ग्रुपिंग नाउ? क्वाड वाज बेसिकली टू टैकल चाइना इन दिस साउथ चाइना सी रीजन। अगर आप देखें तो चाइनीज एक्टिविटी वाज देयर अ लॉट इन दिस साउथ चाइना सी रीजन। तो यूएसए ने एक क्वाड बनाया। क्वाड मीन्स व्हाट? अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, सो दैट चाइना पे नजर रखी जा सके। ऑल्दो इट इज अ नॉन मिलिट्री अलायंस, बट इसी का एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्सरसाइज मालाबार, जो कि हमारे विशाखापट्टनम में होता है, राइट। तो अब चाइना चुप तो बैठेगा नहीं कि अरे आप यूएसए के साथ इतने सारे टाइज बढ़ा रहे हो और आप हमें काउंटर करने की कोशिश कर रहे हो। तो चाइना इज नॉट गोइंग टू सिट क्वाइट। तो अब चाइना आता है इंडिया को काउंटर करने विथ देयर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी क्या है? चाइना इज बेसिकली अक्वायरिंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस, जैसे मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, और इन जगहों को अक्वायर करके मिलिटरीली इंडिया को सराउंड करने की कोशिश कर रहा है कि इफ इंडिया एवर ट्राइज टू डू एनीथिंग तो चाइना आराम से इन बेसिस से अटैक्स लॉन्च कर सकता है ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, चाइना इन जगहों से अटैक लॉन्च कर सकता है। ठीक है, और चाइना ये अचीव कैसे करता है, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी? ठीक है, तो उसको अचीव करने का तरीका है चाइना का, जिसे हम कहते हैं चाइनी की डेब्ट ट्रैप स्ट्रैटेजी। डेब्ट ट्रैप स्ट्रैटेजी क्या है? चाइना बेसिकली ये देखता है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं हु आर इकोनॉमिकली वीक। ठीक है, इकोनॉमिकली वीक कंट्रीज को वो ढूंढता है। ओके, और जो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिकली वीक, सेकंड स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड, ये दो पैरामीटर्स हैं। अब इकोनॉमिक वीक कंट्रीज जो है ना, वो वर्ल्ड बैंक,
या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाने से थोड़ा घबराती हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो इनसे कुछ फंड्स ले तो दे ट्राई टू इंटरफेयर इन देयर पॉलिसीज कि आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसे बनाओ। तो ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे गरीब लोग बैंक की जगह जमींदारों से पैसा ले लेते हैं, तो चाइना वो जमींदार है। चाइना क्या करता है, वो बोलता है कि अरे वी विल गिव यू लोन, ठीक है, वी विल गिव यू लोन्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन योर कंट्री। बट ये लोन्स के पीछे एक बहुत चाल है चाइना की जो हम समझते हैं। वो क्या है? चाइना बेसिकली डज व्हाट कि इट विल पास लोन टू अ कंट्री। लेट्स से कंट्री इज पाकिस्तान। पाकिस्तान को लोन दिया कितना? चलो मान के चलते हैं $1,000, जस्ट मान के चलते हैं $1,000 का लोन दिया। अब चाइना क्या करेगा? चाइना बोलेगा दैट वी आर सेंडिंग आवर ओन कंपनी नेम एक्स, ठीक है, जिसको आप ये $1,000 पे करो और अपना डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाओ, ठीक है। तो कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? चाइना ने एक चाइनीज कंपनी भेजी, पाकिस्तान ने ये जो $1,000 यहाँ से लिए थे वो एक चाइनीज कंपनी को दी थी, जो कि अगेन वेंट बैक टू चाइना। ये 1,000 इनके पास वापस आ चुका है, बट पाकिस्तान इज स्टिल इन अ लोन ऑफ $1,000। ओके, ये है इनकी डेब्ट ट्रैप स्ट्रैटेजी की। आपका पैसा भी वापस आ गया, बट ये वापस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि चाइना का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है एंड चाइना नोज कि ये लोग वापस करने के हालत में नहीं है। तो व्हेन दीज कंट्रीज आर नॉट एबल टू पे इट बैक, चाइना क्या बोलता है कि ठीक है, आप इसको पे बैक नहीं कर सकते, इसके बदले हम आपका एक पोर्ट, और ये जैसे फॉर एग्जांपल ग्वादर पोर्ट ही इन्होंने डेवलप किया, बोला कि ये पोर्ट अब हमारे अंडर हो गया 99 ईयर्स के लिए, ये पोर्ट अब हमारे अंडर हो गया, राइट। दिस इज व्हाट चाइना डज। यही चाइना पाकिस्तान में करता आया है। दिस इज व्हाट चाइना हैज डन इन हम्बन टोटा श्रीलंका, जिसके कारण श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई। एंड दैट इज हाउ इट हैज अक्वायर्ड ऑल दीज प्लेसेस। ग्वादर इन पाकिस्तान, ठीक है, मालदीव्स, हम्बन टोटा इन श्रीलंका, ओके, देन म्यांमार में क्वाइकपू और चिटागोंग बांग्लादेश में। तो इससे चाइना इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। पहला तो इंडिया को सराउंड करना, सेकंड इंडियन ओशन में अपना डोमिनेंस बढ़ाना। अब इंडियन ओशन में अपना डोमिनेंस क्यों बढ़ाना है चाइना को, ये भी समझते हैं, ठीक है। और उसे समझने के लिए हमें चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या फिर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को समझना पड़ेगा। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि किसी भी कंट्री का जो पावर है वो किस पर डिपेंड करता है। तो कोई भी कंट्री तभी पावरफुल होती है, ठीक है, कोई भी कंट्री तभी पावरफुल होती है जब वो 3 पैरामीटर्स को फुलफिल करे, ठीक है, जब वो 3 पैरामीटर्स को अच्छे से फुलफिल करे। और वो पैरामीटर्स क्या है? बेसिकली वो पैरामीटर्स हैं कि आप, ठीक है, आप कितना डिपेंड करते हैं। ओके, जो पावर ऑफ अ नेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अदर के डिपेंडेंट, बेसिकली डिपेंडेंट, इफ दे आर डिपेंडेंट। जैसे किन चीज़ों को लेके? ऑयल, ठीक है, एनर्जी, पावर, डिफेंस, ओके, कम्युनिकेशन, पावर, ओके। इन चीज़ों को लेके अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट है तो फिर वो कम होने लगता है उनका, ठीक है, उनका पावर कम होने लगता है। तो दैट्स वाई आप जितना सेल्फ सफिशिएंट हो ऑयल में, डिफेंस में, कम्युनिकेशन में और पावर जनरेशन में, उतनी ज़्यादा आप पावरफुल कंट्री हो। सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड इसका जस्ट रिवर्स कि हाउ मच अदर कंट्रीज, ओके, हाउ मच अदर कंट्रीज डिपेंड ऑन यू फॉर दीज, ठीक है। दूसरी कंट्रीज कितना डिपेंड करती है ऑयल, डिफेंस, कम्युनिकेशन, पावर सप्लाई एक्सेट्रा में आपके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, वाई कैन नॉट इंडिया टेक अ वेरी टफ स्टैंड अगेंस्ट चाइना? क्योंकि आज भी इंडिया का बहुत हद तक जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइनीज रॉ मटेरियल्स पर डिपेंड करता है।
अगर इंडिया और चाइना का ट्रेड बिल्कुल ही बंद हो जाए तो हो सकता है इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बुरा झटका लगे, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डू इट टोटली। ठीक है, हम सरफेस लेवल पे या बताने के लिए कर सकते हैं दैट वी आर डिसंगेजिंग, बट एक्चुअली इंडिया और चाइना के ट्रेड्स हमेशा बढ़े ही हैं। ठीक है, एंड वी बोथ नो दैट वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके, देन थर्ड ये होता है आपके स्ट्रेटेजिक अलाइज कौन कौन से हैं जो आपका साथ देंगे ड्यूरिंग वॉर। फॉर एग्जाम्पल 1971 वॉर में जब यूएसए के शिप्स यहाँ अरेबियन सी में आ चुके थे इंडिया को अटैक करने के लिए, रशिया केम टू द रेस्क्यू और उसने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लगा दिया और बोला कि आप अटैक नहीं कर सकते। तो इट इज़ योर एलाइज दैट हेल्प यू ड्यूरिंग द वॉर एंड दैट मेक यू अ पावरफुल कंट्री। ठीक है, तो इन केस ऑफ वॉर टाइम सिचुएशन विच कंट्रीज आर योर एलाई और उनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस क्या है। अब समझते हैं कुछ एंगल्स जियोपॉलिटिकल। चाइना जो है अगर वो ट्रेड करना चाहे यूएसए से तो वो कैसे करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो साउथ चाइना सी में आएगा, साउथ चाइना सी से होता हुआ यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलाका से होता हुआ देन इट विल गो थ्रू दिस स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेब, सुएज कनाल एंड देन इट विल रीच यूरोप। अब यहाँ पहुँचने के लिए बहुत सी अटकनें हैं। जैसे इंडिया में यहाँ पे एक चोक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर, वैसे ही चाइना अपने ट्रेड पॉइंट्स जहाँ जहाँ से ला रहा है। इफ वी सी ये जो सुएज कनाल है, ये जो स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेब है, ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, ये चोक पॉइंट्स होते हैं। मतलब क्या, इफ यू रिमेंबर दैट सम टाइम बैक सुएज कनाल में एक शिप अटक गई थी और उस शिप के अटकने के कारण पूरा का पूरा वर्ल्ड ट्रेड जो डिसरप्ट हो गया, प्राइसेस वेंट सोरिंग हाई ऑन वेरी लॉट ऑफ थिंग्स। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा जो पैसेज है ये वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 60-70% वर्ल्ड ट्रेड को हैंडल करता है एंड ऑलमोस्ट 80% टू 90% ऑफ ऑयल ट्रेड को। क्यों? क्योंकि सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ही यहाँ पे हैं, तो यहाँ से ही जितनी ऑयल एक्सेट्रा ट्रांसपोर्ट करने होते जाते हैं। राइट, तो यहाँ से अब इन पॉइंट्स का कंट्रोल नेसेसरी है। अगर आप इन पॉइंट्स को कंट्रोल कर पाते हो तो यू आर इंश्योरिंग योर सेफ्टी एंड यू आर डिक्रीजिंग योर वल्नरेबिलिटी। तो अब इजिप्ट, सुएज कनाल इजिप्ट के पास है, इट्स नॉट एन एलाई ऑफ एनीवन बट चाइनीज इन्फ्लुएंस है। जिबूटी इज अ कंट्री दैट चाइना हैज कैप्चर्ड और वो यहाँ स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेब पे बेस्ड है, तो इसको सिक्योर कर लिया। बट ये जो है स्ट्रेट ऑफ मलाका, दिस इज नियर मलेशिया एंड सिंगापुर, और मलेशिया एंड सिंगापुर इंडिया एंड यूएसए के अलाइज हैं। इनफैक्ट दे हैव मिलिट्री बेसेस एंड एक्सेस टू दीज प्लेसेस। तो देयरफॉर ये एक चोक पॉइंट रहा इनका, चाइना का। और इसको काउंटर करने के लिए चाइना ने शुरू किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, कि हम इस चोक पॉइंट से अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। और वो कैसे कर रहा है? एंशिएंट सिल्क रूट को यूज करके चाइना इज मेकिंग अ नेटवर्क्स ऑफ रोड्स एंड रेलवेज एंड इज कनेक्टिंग टू यूरोप थ्रू दिस रूट यूजिंग टर्की एंड यूजिंग रशिया। ओके, इसी का एक चीज था जिसे हम कहते थे द सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दैट पास थ्रू द पीओके, जो कि एक बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था। अब देखिए थ्रू दिस चाइना क्या करेगा, यहाँ मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ आया, उसने सुएज कनाल पास किया, देन उसने स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदेब पास किया। नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस वे चाइना विल गो हियर टू ग्वादर, और ग्वादर में वो अपने सारे चीज़ों को अनलोड कर देगा। ग्वादर से चीज़ें होते हुए सीपेक के थ्रू जाएंगी कहाँ? चाइना के रोड पे, एंड देन इट विल कम टू चाइना। सो दिस इज हाउ चाइना प्लान्स कि यहाँ पे मेरा एक वीक एरिया है, उसको मैं काउंटर कैसे करूँ। ठीक है, एंड इनफैक्ट चाइना अगर अरुणाचल प्रदेश में इंटरेस्टेड है तो वो क्यों है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इज अ प्लेस जो कि मेन लाइन चाइना या फिर चाइना की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जहाँ रहती है वहाँ से पास में है, whereas the other places are not that near located। ठीक है, तो दिस इज व्हाट चाइना इज डूइंग विद देयर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो भी कंट्रीज है उसे वो कैसे कर रहा है? डेब्ट ट्रैप्स के थ्रू। ओके, वन मोर थिंग दैट चाइना फॉलोज इज कॉल्ड एज कार्टोग्राफिक अग्रेशन पॉलिसी। अब ये कार्टोग्राफिक अग्रेशन पॉलिसी क्या है? कार्टोग्राफी का मतलब मैप्स के थ्रू। ठीक है,
चाइना क्या करता है, वो मैप्स को यूज करता है इन्फ्लुएंस करने के लिए एक व्यूज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड को। वो क्या करेगा कि बॉर्डर एरियाज में एक विलेज डेवलप कर देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वो क्या बोल रखा है कि लास्ट विलेज से 5 किलोमीटर तक एक बफर जोन है, देन हमारा एक्चुअल बॉर्डर आता है। अब उसने एक विलेज को यहाँ डेवलप कर दिया 1 किलोमीटर पास, तो अभी इस विलेज से 5 किलोमीटर आगे हो गया। तो दैट इज हाउ दे आर स्लोली स्लोली इंक्रीजिंग देयर एरिया। अब ये कार्टोग्राफिक एग्रेशन इज नॉट वेरी सडन एग्रेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए बट अगर इंडिया में एक या दो सोल्जर्स की कभी डेथ होती है तो वो उतना बड़ा न्यूज़ नहीं बनता है अनफॉर्चुनेटली। जब तक एक बल्क में 4-5 सोल्जर्स और एक बड़ा अटैक ना हो, दैट इज नॉट बिकमिंग अ बिग न्यूज़ भाई, क्योंकि ये थोड़ी रोज़मर्रा की बातें हो गई हैं, उस पर उतना कोई ध्यान ही नहीं देता। तो वैसे ही जब तक वो एक बहुत बड़ा चंक ऑफ लैंड नहीं ले रहे हैं, तब तक किसी का उतना ध्यान नहीं जाता। दे आर टेकिंग स्लोली 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 एंटरिंग इनटू द टेरिटरी। वो क्या करते हैं, दिस एरिया वाज, यू नो, देयर वाज नथिंग इन 2019, 2021 तक वहां पे एक विलेज बन गया। सिमिलरली 2019 तक कुछ नहीं था, 2020 तक उन्होंने एक विलेज बना दिया। और राइट, और उसके बाद वो इस जगह को क्लेम करने लगेंगे दैट अरे ये तो हमेशा से हमारा एरिया था, ठीक है, देखो हमारे विलेजेस हैं यहाँ पे। Alright. So this is how China is executing their plans. But will India just sit like that? No. हम भी देखते हैं कुछ चीज़ें। कार्टोग्राफिक एग्रेशन का एक और एग्जाम्पल है जो कि साउथ चाइना सी में है। साउथ चाइना सी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाइना के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अबंडेंट रेयर अर्थ मेटल्स मिलते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट चाइना के ट्रेड के लिए इट्स सुपर इंपॉर्टेंट। नाउ चाइना यूएन क्लॉज के एक लॉ को बहुत ही स्किलफुली मिसयूज करता है। यूएन क्लॉज क्या बोलता है कि आपका जो बेस लाइन है या आपका जो कोस्ट लाइन है, वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स का मतलब क्या हुआ, ऑलमोस्ट 360 किलोमीटर्स, क्योंकि 1 नॉटिकल माइल का मतलब होता है 1.8 किलोमीटर। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है आपके बेस लाइन से, उसमें आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, एंड दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर, ठीक है। तब मान लीजिए 360 किलोमीटर्स कितना होता, अप्रॉक्स दिस मच एरिया मस्ट बी बिलोंगिंग टू चाइना। बट चाइना क्या करता है, अब देखिए ये 360 किलोमीटर्स है, लेट्स से आपने एक ऐसा छोटा सा आइलैंड बना दिया। अब इस आइलैंड को सेंटर लेके आपने 360 किलोमीटर का एक रेडियस लिया और एक ऐसा सर्कल बना के बोला ये पूरा एरिया आपका है। दिस इज व्हाट चाइना इज डूइंग। चाइना इस पूरे साउथ चाइना सी में छोटे छोटे ऐसे आइलैंड्स बना रहा है एंड उस पूरी की पूरी टेरिटरी को खुद का क्लेम कर रहा है, जिसके कारण देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ अग्रेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड दे आर सेइंग कि चाइना हमारे एरिया को लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट चाइना इज डूइंग, दिस इज हाउ चाइना इज एक्सपैंडिंग इट्स टेरिटरी। और ये भी कार्टोग्राफिक अग्रेशन का ही एक पार्ट है। तो साउथ चाइना सी में एक चीज होती है जिसे पहले 9 डैश लाइन कहा जाता था, जिसे आजकल 10 डैश लाइन भी बोलते हैं। तो दिस इज द एरिया विच चाइना क्लेम्स टू बी इट्स ओन, ठीक है, जिसमें ताइवान भी आ जाता है, और इंडिया ताइवान का भी इशू अलग है, राइट। इवन चाइना क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश टू बी इट्स ओन। ओके, और ऐसा कर करके बोला जाता है ना, झूठ तब तक बोलो जब तक वो सच ना बन जाए। तो दैट इज व्हाट चाइना इज ट्राइंग टू डू विद दीज थिंग्स। अब इंडिया इसके रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है ये भी हम समझते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी थी चाइना की, जो यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की कोशिश कर रहा था, इंडिया उसके रिस्पॉन्स में कुछ ऐसा कर रहा है जिसे हम बोलते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड्स। ओके, द नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी के अगेन अक्वायरिंग सम ऑफ दी स्ट्रेटेजिक एरियाज टू सर्कल चाइना। जैसे जापान हमारा एक बहुत अच्छा एलाई है, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, अजम्पशन आइलैंड्स इन सेशल्स एंड इवन मॉरिशस, और अब आपका जो डिएगो गार्सिया के आसपास वाले एरियाज हैं, दाकुम ओमान एंड चाबहार ईरान। इन पोर्ट्स के थ्रू नाउ इंडिया इज ऑल्सो increasing its strategic presence in these regions surrounding China, जो कि थर्ड फैक्टर था कि आपके एलाइज कौन से हैं। देन
वेरी इंपॉर्टेंट, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। ये इस बार के सीडीएस में क्वेश्चन भी आया था, ये है क्या वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम? क्योंकि हमारे बॉर्डर एरियाज डेवलप्ड ही नहीं है, ठीक है। तो चाइना क्या करता है, बॉर्डर के पास खुद के विलेजेस बना लेता है और बोलता है देखो ये तो हमारी टेरिटरी है। तो इंडिया हैज स्टार्टेड समथिंग सिमिलर। इंडिया हैज स्टार्टेड इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ विलेजेस इन द नॉर्दर्न बॉर्डर, की हम अब बॉर्डर एरियाज को सिग्निफिकेंट बनाएंगे ताकि फ्यूचर में हम क्लेम कर सकें कि देखो यहाँ तो हमारे विलेजेस थे, दिस इज आवर एरिया, ये हमारा बनाया हुआ एरिया है, ठीक है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इज एमिंग मेनली फॉर दैट। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यहाँ के जो बॉर्डर्स हैं जो चाइना से लगते हैं, इनके विलेजेस को, बॉर्डर विलेजेस को स्पेशली डेवलप किया जाए। ओके, दिस इज वन ऑफ द इंडियाज रिस्पॉन्स। और इंडिया डिप्लोमेटिकली भी बहुत लेवल्स पे हैंडल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर द गलवान क्लैश, दे आर हैंडलिंग, दे आर ट्राइंग टू यू नो डू द थिंग्स इन यूएन। इंडिया यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप की मांग कर रहा है, and with the help of Russia also it is negotiating with China. Okay, तो बेसिकली अगर अभी देखा जाए तो रशिया, चाइना और इंडिया, ये तीन एक ब्लॉक में आ रहे हैं, क्योंकि अगेन इंडिया हैज टोटली डिसअग्रीड विथ यूएसए टू काउंटर चाइना, कि नहीं आपको टोटली मदद तो नहीं करने वाले, बिकॉज वी डिपेंड अ लॉट ऑन चाइना एज वेल। ओके, तो हमारा जो रिलेशन है, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एज इट इज, नॉट बेस्ड ऑन इमोशंस, ठीक है। यस, वॉर्स हुए, सब कुछ हुए, बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सी आवर ओन इंटरेस्ट एज वेल एज वी हैव टू सी दैट व्हाट थिंग्स चाइना आर डूइंग एंड वी हैव टू कीप अ कीन आई ऑन इट। कुछ और चीजें जो इंडिया कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सबवर्जन टैक्टिक्स। नो, दिस इज समथिंग विच इज फ्रॉम बोथ द साइड्स। सबवर्जन बेसिकली क्या होता है? सबवर्जन एक तरीका है जिसमें यू आइडेंटिफाई द वीकनेस, ओके, ऑफ अ कंट्री या फिर एनिमीज ऑफ अ कंट्री विद इन द कंट्री, ठीक है। आप क्या करोगे, एनिमीज ऑफ कंट्री को आइडेंटिफाई करोगे इन योर एनिमी स्टेट। जैसे बोलते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, तो जो दुश्मन का दुश्मन है उसे आप फाइनेंस करो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू चाइना, ओके, इंडिया तिब्बतियन इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है, बिकॉज तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल हमारी है धर्मशाला में। ओके, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है अंडर दलाई लामा। ओके, देन कुछ टाइम पहले इंडिया ने ताइवान के साथ भी रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी थ्रू द फॉक्सकॉन वेदांता डील, ऑल्दो दैट वाज नॉट कैरी फॉरवर्ड, बट कोशिश की थी। देन हांगकॉन्ग, ओके, हांगकॉन्ग इंडिपेंडेंस के लिए इज इंडिया ऑल्सो सपोर्टिंग देम। चाइना क्या करता है, चाइना इंडिया में क्या करता है, ऑब्वियसली वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, वो नेपाल को फंड करता है अगेंस्ट इंडिया, उसने मालदीव्स को इंडिया के अगेंस्ट भड़काया। देन नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, दैट इज टोटली फंडेड बाय चाइना थ्रू म्यांमार। ओके, तो बेसिकली सबवर्जन टैक्टिक्स सारे कंट्रीज यूज करते हैं, वी आर ऑल्सो डूइंग इट, चाइना इज ऑल्सो डूइंग इट। हमारे एनिमीज को आइडेंटिफाई करके उन्हें empower करना, that is called as subversion. So this is also one of the things that India does, Tibetans independence support करके, Taiwanese independence और Hong Kong, although India still has not officially gone against the one China policy. One China policy क्या बोलती है, that all of China is a sovereign and that comes under the Republic of China, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो ताइवान हो, ठीक है। एंड नो कंट्री कुड हैव ऑफिशियल रिलेशंस विद दीज नेशंस। तो इंडिया ने अभी तक ऑफिशियल रिलेशंस अभी तक नहीं बनाया, तो इंडिया स्टिल अडियर्स टू दिस वन चाइना पॉलिसी, बट अब थोड़ा बहुत डेविएशन भी हो रहा है। ओके, तो दिस वाज मोर एंड ऑल फ्रॉम माई साइड, इंडिया चाइना के रिलेशंस को समझने के लिए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आई हैव टू कीप दिस वीडियो नॉट वेरी लॉन्ग, बट आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो कि थे। इन अ नटशेल अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स थे, बुद्धा से, बलोचिस्तान से, राइट, और इंडिपेंडेंस के बाद कैसे वो चीज़ें चेंज हुई, दैट इंडिया डेमोक्रेसी की तरफ गया एंड नॉन अलाइनमेंट की तरफ गया और चाइना कम्युनिज्म की तरफ। देन द पंचशील, यूएनएससी, राइट,
और उसके बाद तिब्बत इशू आता है, फिर हमारा 1960 के बाद दलाई लामा का इशू आता है, फॉलोड बाय द 1962 वॉर। उसके बाद फिर इंडिया बांग्लादेश, इंडिया का ऑपरेशन बुद्धा इज स्माइलिंग, एंड सिक्किम को एनेक्स करना अगेन मेक्स चाइना सीरियस टुवर्ड्स अस। फिर 1991 का एलपीजी रिफॉर्म्स बेसिकली इंडिया और यूएसए के बीच में रिलेशंस को इंक्रीज करता है, और यूएसए ट्राइज टू यूज इंडिया अगेंस्ट चाइना, जिसका इंडिया ने भी फायदा उठाया। बट उसके बाद अभी रिसेंट ईयर्स में इंडिया हैज बैक्ड ऑफ कि हम चाइना के लिए अपोज करने के लिए वी विल नॉट वर्क विथ यू, एंड दैट्स व्हाई यूएसए इज आल्सो बिकमिंग अ बिट अग्रेसिव। तो कोई भी जियोपॉलिटिकल न्यूज जो है वो जस्ट आइसोलेशन में नहीं होते कि इंडिया चाइना इज ओनली इंडिया चाइना। इंडिया चाइना में आपका पाकिस्तान भी आ जाएगा, यूएसए भी आ जाएगा, रशिया भी आ जाएगा, पूरा का पूरा यूरोप आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा। ओके, so this is how we are going to go about it. Okay, I hope you like the series, and we will be coming up with more such things like India USA, India Pakistan, India Bangladesh, India Russia, India Israel issues को लेके आएंगे, और भी जो भी relevant topics हमें लगते हैं. Okay, so stay tuned with us for more such insightful information, and leave a comment and leave a like to make the YouTube algorithm happy. Okay, and share it with your friends so that they can also get the things at one place. Okay, तो अब I'll ask you leave. Bye bye and Jai Hind.